Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। तो आज हम बात करेंगे another 10 important questions की जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET एग्जाम को और अच्छे से प्रिपेयर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज in a two commodity equilibrium case mu of m is equal to 2 which of the following situation it indicates। तो कौन सी सिचुएशन ये इंडिकेट करता है? तो देखिए mu of m means marginal utility of money, यानी कि अगर मैं एक करेंसी अपनी करेंसी का एक यूनिट स्पेंड करती हूं तो उससे मुझे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिराइव होती है। तो देखें यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं 1 रुपी स्पेंड करती हूँ तो मुझे 2 यूटिल्स का MU मिलता है। ठीक है, यानी कि 2 यूटिल्स आर डिराइव फ्रॉम द 1 यूनिट ऑफ द करेंसी। ठीक है, देखिए जरा ऑप्शंस। 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ करेंसी, नो। 1 util is equal to 2 units of currency, नहीं, यहाँ पे हम 2 नहीं, यहाँ पे हम 1 unit of currency लेते हैं। ठीक है, next question, 2 utils are equal to 1 unit of currency, yes, C is the right answer। okay, next question, yes, identify which of the following laws is the reason for the downward sloping of demand curve। पहली चीज, हमारा डिमांड कर्व हमें पता है कि वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। डाउनवर्ड स्लोप करने का मतलब उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होगा प्राइस एंड जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें। तो नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है, जिसके कारण इसका स्लोप भी नेगेटिव है। किस लॉ के कारण है? द लॉ इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो यूटिलिटी मिलता जाएगा हर एडिशनल यूनिट से वो डिक्रीज होता जाएगा, वो डिमिनिश होता जाएगा। और बहुत ही सिंपल है कि अगर मुझे पता है कि मुझे बहुत हाई यूटिलिटी मिल रही है तो मैं हाई प्राइस पे करने के लिए भी रेडी हूँ। जब मुझे पता है कि ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने पे मुझे यूटिलिटी भी कम मिल रही है तो उसी हिसाब से मैं अपनी इसका प्राइस भी कम ही पे करना चाहूंगी। सॉरी, मैं इसको इस हिसाब से ले लेती हूँ, 864, तो मैं प्राइस भी कम पे करना चाहूंगी। बहुत सिंपल, यही से हमें पता चलता है कि जब हमें ज्यादा यूटिलिटी मिलती है मैं ज्यादा पे करना चाहूंगी, जब मुझे कम यूटिलिटी मिलेगी मैं कम पे करना चाहूंगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि हाई प्राइस पे लो क्वांटिटी ली जाती है और लो प्राइस पे हाई क्वांटिटी ली जाती है। तो बहुत सिंपल है कि लॉ ऑफ डिमांड है, उसका जो बेस है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो देखें फर्स्ट ऑप्शन इज the law of diminishing marginal utility, and this is the right answer। okay, next question, which of the following is an assumption of IC analysis? IC analysis means indifference curve analysis। इसकी मेनली 5 assumptions हैं। 1, that consumer is rational। Second, that जो हमारा कंज्यूमर है वो फुली अवेयर है, फुली उसको नॉलेज है, उसको अपनी वांट्स अपनी जरूरतों के हिसाब से, ठीक है, उसको पता है कि उसको किस तरह की सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसकी क्या जरूरतें हैं। इसीलिए जब उसके पास कोई चीज लेस होती है, ठीक है, तो उसको पाने की डिजायर उसकी हाई होती है। जब उसको पता है कि उसके पास कोई चीज मोर है तो उसे पाने की जो उसकी डिजायर है, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है, वो लो होती है। ठीक है, थर्ड, जो मनी इनकम है हमारे कंज्यूमर की वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। फोर्थ एजम्पशन इज कि जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को 2 गुड्स के ऊपर स्पेंड करता है, स्पेंड्स इनकम हिज इनकम ऑन 2 गुड्स। ठीक है, और वो भी एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे। Clear? And the last is monotonic preferences। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब है कि जब कोई कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करेगा, ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेगा, बहुत सिंपल, मोर द यूनिट्स द कंज्यूमर विल कंज्यूम, मोर द सेटिस्फेक्शन ही विल गेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस।
अब इस क्वेश्चन को देखें जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन ऑफ आईसी एनालिसिस। तो पहला एजम्पशन इज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, ये एजम्पशन होती है। डिक्लाइनिंग एमआरएस इज नॉट एन एजम्पशन, बल्कि डिक्लाइनिंग एमआरएस एक कंडीशन होता है जिसके कारण हम उसका स्लोप डिटरमिन कर पाते हैं, ठीक है, कि उसका कन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, उसका आईसी कर्व का जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप डिटरमिन करता है ये डिक्लाइनिंग एमआरएस, इट इज नॉट एन एजम्पशन, ठीक है। कार्डिनल नंबर्स इज आल्सो नॉट एन एजम्पशन, ऑब्वियसली, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व है ये तो अप्रोच ही ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है, ये कार्डिनल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अप्रोच ही नहीं है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, ऑब्वियसली द राइट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, given the budget line 2x plus 5y equals to 100, well, what will be its slope? तो बजट लाइन की इक्वेशन या बजट सेट जिससे हमसे बनता है उसकी इक्वेशन क्या है? px qx plus py qy equals to total income. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इनकम ₹100 है तो प्राइस अगर 10 रुपीज का है और मैं 8 यूनिट्स एक्स के लेती हूँ, और y का प्राइस 5 है और मैं 4 यूनिट्स क्यू के लेती हूँ, तो ये कितना हुआ? 80 प्लस मेरा 20 रुपीज का खर्चा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इट इज 100, राइट। तो इस इक्वेशन को समझाना चाह रही थी इससे मैं, तो दोबारा हम अपनी बात पे आते हैं। तो ऑब्वियसली व्हाट इज px qx py qy इक्वल टू y इज, दिस इज बजट इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इट इज 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 100। इनकम कितनी है? 100। प्राइस क्वांटिटी हमें यहाँ पे नहीं पता, तो दिस इज p ऑफ x, दैट इज दिस इज q ऑफ x, दिस इज ऑल्सो p ऑफ x, दिस इज q ऑफ x, सॉरी p ऑफ y एंड q ऑफ y। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो px है दैट इज ₹2 एंड जो py है दैट इज 5। तो हमारा जो इक्वेशन है इट इज px अपॉन py, ये स्लोप है हमारा, स्लोप ऑफ बजट लाइन, राइट, एंड px इज 2, py इज 5। अब स्लोप बजट लाइन का होता है नेगेटिव, क्योंकि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट। अगर हमें पता हो तो बजट लाइन का स्लोप इज नेगेटिव, तो ऑब्वियसली द आंसर इज माइनस में होगा, पॉजिटिव में नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे? सी ऑप्शन, दैट इज -2/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, how will the demand of sugar change if the price of tea rises? एक तरफ हमारे पास है शुगर, एक तरफ हमारे पास है टी, ठीक है। अब शुगर एंड टी दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? द गुड्स व्हिच आर यूज्ड या कह लो डिमांडेड, द गुड्स व्हिच आर डिमांडेड टुगेदर, व्हिच फुलफिल द डिमांड ऑफ ईच अदर। जैसे अगर मुझे चाय चाहिए तो मुझे शक्कर भी चाहिए, और अगर शक्कर चाहिए तो चाय भी चाहिए, ये इकट्ठे डिमांड किए जाते हैं, एक की डिमांड दूसरे की डिमांड को फुलफिल करती है, ठीक है। तो इकट्ठे डिमांड होने के कारण इनका जो रिलेशनशिप है दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव कैसे? कि अगर मेरे शुगर का प्राइस इंक्रीज करता है तो मेरे जो टी है उसकी हमारी जो डिमांड होगी वो फॉल करेगी, राइट। क्यों? क्योंकि जब शुगर का प्राइस इंक्रीज करेगा तो शुगर की डिमांड तो फॉल करेगी ही करेगी, साथ साथ वो टी की भी डिमांड फॉल कर देगी। इन द सेम वे, जैसे क्वेश्चन है, हाउ विल द डिमांड ऑफ शुगर चेंज इफ द प्राइस ऑफ टी राइजेस? अगर टी का प्राइस राइज करता है, चाय महंगी होती है तो चाय की तो डिमांड गिरेगी ही गिरेगी, उसके साथ साथ शुगर की भी जो डिमांड है वो भी गिरेगी। यानी कि ये कौन सा रिलेशनशिप होता है? ये नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो देखिए, अगर टी का प्राइस इंक्रीज करता है तो शुगर की डिमांड डिक्रीज करती है, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, इट डिक्रीज बिकॉज बोथ द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a consumer is in equilibrium consuming one commodity, how will he respond to a fall in the price of the commodity? तो क्वेश्चन इज कि हमारा जो कंज्यूमर है वो वन कमोडिटी कंज्यूम करता है, बिल्कुल सही, और वो इक्विलिब्रियम में भी है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। और कहते हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा जब कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज कर जाएगा? तो देखिए,
मान लो कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो डिक्रीज कर गया, वो फॉल कर गया, तो डेफिनेटली हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो अभी भी ज्यादा है, ऑब्वियसली वो प्राइस से तो ज्यादा है ना। हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, प्राइस फॉल कर गया तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स तो हायर ही है, तो हमें उसको भी लो लेके आना, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो इक्वल करना है हमारा प्राइस ऑफ एक्स भी, ठीक है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी के साथ। तो हमें उसका जो कंजम्पशन है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यानी कि एक्स का जो कंजम्पशन है उसे इंक्रीज करना होगा। जब उसका कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी डिक्रीज होगी, तो वो डिक्रीज होकर प्राइस ऑफ एक्स के बराबर जाएगी, हम इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। तो देखें हाउ विल द कंज्यूमर रिस्पॉन्ड, ही विल, क्या वो डिक्रीज कर देगा, देखो अगर वो डिक्रीज कर देगा कंजम्पशन को, एक्स की कंजम्पशन को, तो उसकी एमयू और इंक्रीज हो जाएगी और प्राइस से हायर रहेगी, वो फिर भी डिसइक्विलिब्रियम में ही रहेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। He will increase the consumption of the commodity. Yes, वो commodity की consumption को increase कर देगा, क्यों, क्योंकि जब वो उसकी consumption को increase करेगा तो उसकी marginal utility fall करना शुरू करेगी, जिसके साथ वो डिक्रीज हुए प्राइस के बराबर जाएगी और वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ओके, an ideal shape of an indifference curve is always L shaped, क्या वो ऐसा होता है, ठीक है। आगे, an ideal, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, an ideal shape of an indifference curve is always concave to the origin, no, an ideal shape of an indifference curve is always convex to the origin, C is the right answer। क्यों, देखो जो IC है, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, उसका जो शेप है बेसिकली वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारे जो हमारा उसका स्लोप है, यानी कि उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि जो कंज्यूमर है वो किस रेट पे हमारी एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी के बदले में एक्सचेंज करने को रेडी है, वो एक एक्स सेक्रीफाइस करके 2 y लेता है या वो 2 x सेक्रीफाइस करके 1 y लेता है, वो रेट इज MRS। और हमें पता है कि जो कंज्यूमर है जब उसके पास कोई चीज ज्यादा होती है तो उसको पाने की जो उसकी डिजायर है, जो इंटेंसिटी है, वो उतनी ही कम होगी, और अगर उसके पास वो चीज कम है तो उसका इंटेंसिटी ऑफ जो डिजायर है वो हाई होगा, राइट। तो इसी तरीके से वो उतना कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा, है ना, ज्यादा चीजें होंगी तो धीरे धीरे वो सेक्रीफाइस भी कम करना चाहेगा क्योंकि उसकी चीजें कम होती जाएंगी, तो एमआरएस डिक्लाइन करता है, डिक्लाइनिंग एमआरएस के कारण उसकी जो शेप होगी वो हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगी, ठीक है। तो आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the price of good X and the quantity demanded of Y, तो देखिए price of good X and quantity demanded of Y bear a positive relationship, positive relationship bear करते हैं between each other। क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए मान लो मेरे पास एक तरफ से है टी, ठीक है, और टी का जो प्राइस है वो राइज कर जाए, ठीक है, तो इसके सामने कॉफी की भी जो डिमांड है, ठीक है ना, कॉफी की जो डिमांड है वो भी राइज कर जाए। ये कब होगा, जब ये दोनों गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तो टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है, चाय महंगी होती है तो लोग कॉफी पे शिफ्ट करते हैं, कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है, इधर चाय का प्राइस बढ़ा उधर कॉफी की डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, तो दीज गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। क्यों, क्योंकि जब चाय का प्राइस बढ़ेगा तो लोग उसकी डिमांड को कम करेंगे और उसका कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, उन्हें वो कॉफी मिलेगा तो वो कॉफी की डिमांड इंक्रीज कर देंगे, तो एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, एक का प्राइस गिरेगा तो लोग वो ज्यादा लेंगे तो दूसरे की डिमांड भी गिर जाएगी, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ऐसा कब होगा, जब प्राइस ऑफ गुड एक्स और क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई पॉजिटिव रिलेशनशिप बेयर करेंगे, तो these goods are substitutes, x and y are substitute goods, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the determinants of market demand function। तो मार्केट डिमांड फंक्शन बहुत सिंपल, जिस टर्म के पीछे वर्ड फंक्शन लगता है वो हमें क्या दिखाता है, फंक्शनल रिलेशनशिप, तो मार्केट डिमांड फंक्शन भी हमें रिलेशनशिप दिखाता है, किसका, मार्केट डिमांड का, और जो जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं उसका, ठीक है। तो देखें तो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं,
पॉपुलेशन साइज बिल्कुल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर मेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली उनके द्वारा डिमांड किए जाने वाले गुड्स की मार्केट डिमांड भी ज्यादा होगी, ठीक है। जिस एरिया में मान लो पॉपुलेशन ज्यादा है वहां गुड्स की डिमांड भी ज्यादा होगी, जहां पॉपुलेशन कम है वहां डिमांड भी कम होगी, ठीक है। उसके आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर तो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन इवनली है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिमांड हायर होगी। अगर अनइक्वल है, ठीक है, तो यानी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिमांड भी लो होगी। तो दोनों जो है ये ऑप्शंस ए एंड बी, ये दोनों डिटर्मिनेंट्स हैं। तो बोथ ए एंड बी इज द आंसर, नन ऑफ दीज इज नॉट, आंसर इज सी ऑप्शन। Next question, this is the last question of today's video. In an indifference map, higher IC indicates. तो what is this indifference map? जब भी आप किसी एक ही ग्राफ के अंदर ज्यादा आईसीज ड्रॉ कर देते हो तो जो आईसीज इसका जो ये नेटवर्क बन जाता है इसे हम आईसी मैप बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं हायर आईसी, हायर मींस ये मान लो IC1, ये IC2, ये IC3। तो जितना अब देखो, अगर हम IC1 की बात करें हो सकता है वो एक्स इतना कंज्यूम करते हैं, वाई सॉरी एक्स वो इतना कंज्यूम करते हैं और वाई इतना, यहाँ पे एक्स भी ज्यादा और वाई भी ज्यादा, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे आप देख सकते हो ना, तो वाई ज्यादा होता जा रहा है ना, एक्स पे कांस्टेंट है, हम और भी कर सकते हैं वैसे तो देखिए अब IC2 में अगर आप देखोगे तो देखो ये भी ज्यादा हो रहा है, ये भी ज्यादा हो रहा है। तो ये दिखाता है कि ज्यादा आईसीज जितना ऊपर आईसी होगा यानी कि हम उतनी ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी चाहे वो एक्स हो या वाई हो या दोनों ही हो, ठीक है। जितनी ज्यादा हम कंजम्पशन करते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस की assumption के अकॉर्डिंग, मोर द क्वांटिटी मोर द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, मोर द सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर गेट्स, ठीक है ना। तो पॉजिटिव है ना ये सब कुछ, इसीलिए हम बोलते हैं हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, लोअर आईसी गिव्स लोअर सेटिस्फेक्शन। हमसे यहाँ से हायर पूछा तो हम बी ऑप्शन मार्क करेंगे, ये डी नहीं हो सकता है, इधर और वाली चीजें नहीं होती है वाली, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET एग्जाम्स में। अगर आप मुझसे कोई और भी वीडियो या और भी टॉपिक एक्सपेक्ट करते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।